मुझे दारुल-अमान में आए हुए आज 15 दिन गुज़र गए थे। मैं सारा दिन एक कोने में ख़ामोश बैठी रहती और अल्लाह से दुआ करती रहती कि खुदा किसी के साथ भी ऐसा ना करे जैसा मेरे साथ हुआ था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरी भी यहाँ दूसरी औरतों से दोस्ती हो गई। यहाँ मुझ जैसी बहुत मज़लूम औरतें रिहाइश पज़ीर थीं और सभी की अपनी-अपनी कहानी थी। सभी का इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। जब मैं इनसे घुल-मिल गई तो एक दिन इन सब औरतों ने मुझे मेरी कहानी सुनाने पर उकसाया था। मुझ में अपनी माज़ी को बयान करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत सोच विचार के बाद कहानी सुनाने का फैसला कर लिया ताकि मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। मेरा नाम फरजाना है। मेरे अब्बू गवर्नमेंट मुलाजिम थे और हम दो ही बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन मेरे अब्बू की पहली बीवी से पैदा होने वाली औलाद थी। फिर जब मेरी सगी माँ का इंतकाल हो गया तो अब्बू ने मेरी अम्मी से दूसरी शादी कर ली, जिसके 1 साल बाद मैं पैदा हुई। मेरी बड़ी बहन, जिसे मैं आपी कहती थी, वो मुझसे 3 साल बड़ी थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन मेरी अम्मी आपी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आपी इनकी सौतेली औलाद थी और वो हर वक्त इन पर जुल्म करती रहती थी। आपी ये सब चुपचाप बर्दाश्त करती थी, मगर कभी भी अब्बू को इन बातों के बारे में नहीं बताती थी। अम्मी मुझे भी कमरे में ले जाती और समझाती कि इससे दूर रहा करो, ये तुम्हारी दुश्मन है। लेकिन मैं हमेशा अपनी आपी की ही सुनती थी। जब मेरी बहन मैट्रिक का इम्तिहान दे चुकी तो एक दिन हमारे घर आपी के लिए एक रिश्ता आ गया। ये रिश्ता इनकी सगी खाला के बेटे का था, जो दुबई में काम करते थे। और मैं जानती थी कि आपी भी अपने खालाजाद कज़न को बहुत पसंद करती थी। लेकिन मुझे ये डर था कि शायद अम्मी नहीं मानेंगी, क्योंकि अम्मी आपी के खानदान से नफरत करती थी। मगर लड़के ने न जाने ऐसा क्या पढ़कर फूंका कि अम्मा ने फौरन हाँ कर दी और यूं मेरी बहन शादी के बाद अपने शोहर के साथ दुबई चली गई और मैं अकेली रह गई। जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंची तो मेरी नबील नामे एक लड़के से दोस्ती हो गई। नबील एक सुलझा हुआ शरीफ इंसान था। इसकी शराफत मेरे दिल को भा गई और मैं इससे मोहब्बत करने लगी। दूसरी तरफ नबील की आंखों में भी मेरे लिए पसंदीदगी साफ देखी जा सकती थी। इसलिए यूनिवर्सिटी से फारग होने के बाद नबील ने मुझे शादी का पैगाम भेजा। नबील की तरफ से रिश्ता लेने इसकी खाला आई थी, जिन्होंने नबील की परवरिश की थी, क्योंकि नबील के वालिदैन फोत हो चुके थे। और मेरे अम्मी अब्बू को मेरे लिए ये रिश्ता पसंद आ गया था और उन्होंने हाँ कर दी। जब मैंने ये खबर अपनी बहन को सुनाई तो उसने मुझसे लड़के के बारे में पूछा। वो भी मेरी शादी के हवाले से बहुत खुश थी। मेरी बहन और बहनोई दुबई में रहते थे और शादी की तारीख तय होने के बाद मेरी बहन और बहनोई पाकिस्तान आ गए। मेरे बहनोई ने मुझे 2 सोने के कंगन दिए और कहा कि ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। मैं वो कंगन पाकर बहुत खुश हो गई। इन दिनों अम्मी अब्बू मेरी शादी की खरीदारी के लिए बाजारों के चक्कर लगा रहे थे और इसी वजह से ज्यादातर घर से बाहर रहते थे और मेरी बहन और मैं घर में अकेले ही रहते थे, जबकि मेरे बहनोई वापस दुबई चले गए थे। एक दिन जब हम दोनों बहनें घर में अकेली थी और अम्मी अब्बू बाजार गए हुए थे, तब मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आ गई। जो खबर मुझे सुनने को मिली थी, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी अम्मी और अब्बू की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरे रोने और चीखने की आवाज़ें सुनकर मोहल्ले वाले जमा हो गए। मैं ये खबर सुनते ही बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरी बहन ने मुझे सहारा दिया हुआ था। अम्मी अब्बू की वफात के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, मगर मेरी बहन ने मेरी माँ और बाप दोनों की जगह संभाली और मुझे बेहतर तरीके से शादी करके अपने घर रुखसत कर दिया। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था और सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं भी अपनी बची जिंदगी के दुख भुलाकर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में एडजस्ट होने लगी। मेरी बहन अब तक पाकिस्तान में हमारे घर में ही रह रही थी और कुछ अरसा मजीद इसी घर में रहने का इरादा रखती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि अम्मी ने मेरी बहन के साथ कितना बुरा सलूक किया था। हमेशा इसके साथ सतीली माँ वाला रवैया रखा था, जबकि आज इनकी सगी बेटी पर मुश्किल वक्त आया तो उसी ने सहारा दिया था। मैं कमरे से बाहर निकल आई और मेरा रुख इस तरफ था जहाँ सब घर वाले जमा थे। जब मैं सबके साथ नाश्ते में शरीक हुई तो मेरी सास, जो कि नबील की खाला थी, उनकी नज़र सबसे पहले मेरे सोने के कंगनों पर पड़ी। अचानक इनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने नाश्ता छोड़कर मुझे घूरते हुए पूछा कि ये कंगन तुम्हें किसने दिए हैं। मैंने फौरन जवाब दिया कि मेरी बहन और बहनोई ने मुझे शादी का तोहफा दिया है। नाश्ते की मेज़ पर घर के सब अफराद इस बात पर मुतवज्जो हो गए और गुस्से से मुझे घूरने लगे। मैं बहुत घबरा गई थी। मेरी सास ने कहा, तुम झूठ बोलती हो, ये हमारे खानदानी सोने के कंगन हैं जो हमारे घर से चोरी हुए थे। मैं हैरान परेशान सबको देखती रही। मैंने कहा, आप लोग मेरी बहन से पूछ लें। मैंने उठकर अपनी बहन को फ़ोन मिलाया और उससे पूछा कि शादी के दिन जो कंगन आपने मुझे पहनाए थे वो कहाँ से आए थे। मेरी बहन कहने लगी,
ये कंगन अम्मी के पास थे, वो तुम्हारी शादी के लिए खर्च के लिए कंगन बेचने जा रही थी और हमने वो कंगन खरीद लिए थे। सब ससुराल वाले मुझे मशकूक नजरों से घूरने लगे। मेरे शोहर ने मुझे बहुत बुरे तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं बदहवास हो गई। ये क्या हो रहा था? मुझे किस बात की सजा मिल रही थी? सब घर वाले वहीं खड़े तमाशा देखते रहे। मेरे शोहर ने गुस्से में मुझे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए अपनी बहन के पास आई और सारी दास्तान सुनाई। मुझे इन कंगनों का राज जानना था, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि वो नहीं जानती इसमें क्या हकीकत है। मुझे अपने ससुराल वालों से पूछना चाहिए था, यूं मुंह उठाकर नहीं आना चाहिए था। मेरी बहन का रवैया मुझसे बहुत बदल गया और अब वो पहले की तरह मेरा ख्याल भी नहीं रखती। वो मुझसे दूर दूर रहती और बात बात पर झगड़ने के बहाने तलाश करती। एक रात मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी कि मुझे प्यास का एहसास हुआ। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली। मेरा रुख किचन की तरफ था, लेकिन करीब ही मेरी बहन के कमरे से इसकी आवाजें आ रही थी। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैं दबे पांव इसके कमरे के करीब चली गई और इसकी गुफ्तगू सुनने लगी। तब मुझे पता चला कि वो अपने शोहर से बात कर रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चीख कर कहा कि आप ये घर कैसे बेच सकती हैं, जबकि इसमें मेरा भी हिस्सा है। मेरी बहन ने पलट कर मुझे देखा और ऐसे जाहिर किया जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसने गुस्से से कहा कि अब इसमें मैं क्या छीनूंगी। मैंने उससे कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपसे कुछ नहीं छीना और ये घर तो हम दोनों का है। इस घर के सिवा मेरा कोई और ठिकाना नहीं। आप तो वापस चली जाएंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बाप आपका भी बाप था। जिस दिन वो मरा हम दोनों यतीम हो गए थे और मैंने आपकी माँ को नहीं मारा था। तब मेरी बहन एकदम बोल उठी कि तुमने नहीं तो, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को मारा था। अब तुम्हें इसीलिए सारी जिंदगी सजा मिलती रहेगी। ये घर मेरी माँ के नाम था और उसे पता था कि तुम्हारी माँ दूसरों के घर उजाड़ने वाली बदकिरदार औरत है, इसलिए उसने मरने से पहले ये घर मेरे नाम कर दिया था। मगर शुक्र है ये बात तुम्हारी चड़ेल माँ को मालूम नहीं थी। मेरी बहन ने जब मेरी मरी हुई माँ को चड़ेल कहा तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। अब मेरी माँ के बारे में कुछ ना कहना। इसने फौरन मुझे सच्चाई का आना दिखा दिया। इसकी बातें सच थी। मेरी माँ शादी से पहले बदकिरदार औरत मशहूर थी। मैं रात के अंधेरे में अपना घर छोड़ आई। घर से निकलकर सड़क पार करते हुए बदकिस्मती से मैं हादसे का शिकार हो गई और इसी हादसे की वजह से आज मैं दारुल अमान में पहुंचाई गई हूँ। मैंने अपनी कहानी मुकम्मल की तो सारी औरतें मुझ पर रहम खाती हुई इधर उधर हो गई। एक दिन दारुल अमान में की मालकिन ने मुझे पैगाम भेजा कि कोई मुझसे मिलने आया है। यह खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि शायद मेरी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहन मुलाकात वाले कमरे में एक अनजान शख्स को देखकर हैरान हुई कि ये कौन है जो खास मुझसे मिलना चाहता है। इस शख्स के तारुफ करवाने पर पता चला कि ये वही आदमी है मेरा पता मालूम करके यहाँ पहुंचा है। जब उसे पता चला कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो वो मेरी कुछ मदद करने आया। मैंने उससे कहा कि मुझे इसकी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं यहाँ सुकून से रह रही हूँ। मगर वो शख्स बार बार मुझसे मिलने आता रहा और हमेशा मेरे लिए तोहफे लाता रहा। एक दिन इस शख्स ने मैडम को मेरे लिए शादी का पैगाम भेजा, जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि एक अनजान शख्स के साथ शादी करना क्या ठीक होगा, जैसे मैं जानती भी ना हूँ। लेकिन दूसरी बहुत सी औरतों ने मुझे समझाया कि यह जिंदगी के असूल के लिए एक बेहतरीन मौका है। मैंने थोड़े वक्फे के बाद इसका पैगाम कबूल कर लिया और यूं हमारे निकाह हो गया। निकाह के बाद मेरा शोहर मुझे अपने घर ले गया, जहाँ इसकी एक बीमार बीवी पहले से मौजूद थी जो बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। मेरे शोहर ने ये बात मुझे पहले नहीं बताई थी। मुझे इसके झूठ का अफसोस हुआ। उसने भी मुझे इस्तेमाल किया। लेकिन मेरे शोहर ने मुझे कहा कि अगर मैं इसकी बीमारी बीवी को संभाल लूं तो वो दुनिया की हर नेहमत मेरे कदमों में डाल देगा, क्योंकि वो अपनी पहली बीवी से बहुत प्यार करता था और इसके लिए किसी गैर औरत या मुलाजमा पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप इसकी बीवी की खिदमत में लग गई। शुरू शुरू में मेरे शोहर की पहली बीवी मुझे सख्त नापसंद करती और जैसे ही मैं इसके पास जाती वो मुझे बुरा भला कहने लगी। मगर मैं निहायत सब्र तहम्मुल से सुन लेती और कभी जवाब ना देती। मेरा शोहर मेरे इसी खूबी से मुतासिर हो गया और मेरी तरफ ध्यान देने लगा। लेकिन कुछ अरसे बाद मेरे साथ अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। एक दिन जब मैं बाजार गई तो वापस आने में थोड़ी देर हो गई। जब मैं घर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी सौतन बावर्ची खाने में खड़ी अपने लिए खाना बना रही थी।
اس کا روپ دیکھ کر حیران ہوئی اور اس سے پوچھا کہ وہ تو چل بھی نہیں سکتی تھی، تو پھر یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ اس نے میری طرف نرمی سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اپنی جان بچائی ہے۔ میرے شوہر کے پاس بہت دولت ہے، لیکن بیوی کو دینے کے لیے وقت نہیں، اس لیے اس نے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ غلط سوچتی ہے، اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے مجھ سے دوسری شادی کی، لیکن میرے شوہر کی پہلی بیوی نے کہا یہ سب دکھاوا تھا۔ اس کے تندرست ہوتے ہی میرا شوہر مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال دے گا اور یوں میں دوسری مرتبہ بھی طلاق یافتہ عورت کہلاؤں گی۔ لیکن شاید رب کو میرا صبر پسند آیا تھا اور ایک رات میں شوہر کی پہلی بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور دم توڑ گئی۔ اصل میں وہ بیمار نہیں تھی، بس شوہر کی توجہ کے لیے دوائیاں کھا رہی تھی۔ اس مشکل وقت میں مجھے اپنے شوہر کے قریب رہنے کا موقع مل گیا اور میں نے اس کا دل جیتنے میں دن رات ایک کر دیے، اور میرا شوہر آہستہ آہستہ میری طرف دھیان دینے لگا، کیونکہ اس دنیا میں اب اس کا بھی میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اسی دوران احساس ہوا کہ میری سوتن غلط سوچتی تھی۔ اسی دوران مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو میرے شوہر نے میری دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے لگا اولاد کی آمد سے میری زندگی میں اب کوئی دکھ باقی نہیں رہے گا، لیکن یہ بھی میری غلط فہمی تھی۔ جب میں ہوش میں آئی تو سب سے پہلے میں نے اپنے بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن یہ خبر سن کر ڈاکٹر نے میرا کلیجہ ہی چیر دیا کہ میرا بیٹا راتوں رات غائب ہو چکا ہے۔ میرے شوہر نے اسپتال انتظامیہ پر کیس بھی کیا اور بچے کی تلاش کرنا شروع کیا۔ میرا بچہ میری بہن نے اٹھایا ہے، کیونکہ اس کے اندر جلتی ہوئی انتقام کی آگ ہے اور آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں جانتی تھی تو اسے میرے ٹھکانے کا علم ہو گیا ہے اور ایک راز ہے جو میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں چپکے سے اٹھ کر گھر سے نکلی، میں اپنی بہن سے ملنے جیل گئی۔ مجھے اس سے ہمدردی تھی، اسی لیے میں اس پر سے اپنے بچے کے گواہ کا کیس واپس لینے گئی تھی۔ میں نے اپنی بہن کی بے رخی پر واپس آنا مناسب سمجھا، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ مجھے کچھ حقیقتیں بتانا چاہتی ہے۔ میں نے آج تک اسے سگی بہن ہی سمجھا اور اسے ہمیشہ مجھ سے انتقام لینا تھا۔ میری بہن کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ اس نے میری ماں کی حقیقت جان لی تھی، جو کہ ایک بد کردار عورت تھی، اور وہ کنگن والا چکر یہ تھا کہ میری ماں نے میرے پہلے شوہر نبیل کو محبت کے جال میں پھنسا کر اسے قیمتی تحفے دیے، جن میں وہ کنگن بھی شامل تھے، جو میری بہن نے مجھے میری شادی پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تحفے میں دیے تھے۔ دوسری طرف نبیل کے خاندان نے گھر میں یہی کہا تھا کہ گھر کے کنگن چوری ہو گئے ہیں۔ میری بہن نے اسے میری ماں کو مارنے کے لیے منصوبے بنائے تھے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وہ میرے پاس رہ رہے تھے۔ جس دن امی کا ایکسیڈنٹ ہوا، میری بہن کو پتہ نہیں تھا کہ ابو بھی امی کے ساتھ ہی گئے ہیں۔ میری بہن کا دل اس سے بھی نہ بھرا تھا، تب اس نے مجھے گھر سے نکال کر ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں اب اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور میں نے ایک امیر شخص سے شادی کر لی ہے، تب اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا اور میرا بچہ ستارہ سے اغوا کروا لیا۔ مگر اب تک وہ مجھے اتنا ڈس چکی تھی کہ میں اس کا زہر پہچان چکی تھی، اور اس مرتبہ وہ کامیاب نہیں ہوئی اور آج جیل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سب مجھے بتا رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن پر افسوس کرتے ہوئے اسے کہا کہ میری ماں کی غلطی کی سزا اس نے مجھے کیوں دی، حالانکہ اس سب میں میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے سوال پوچھا کہ اس سارے منصوبے میں اس کا ساتھ کس نے دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر بھی میرے ساتھ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسی کی بیوی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ وہ کتنی بے وقوف ہے، جس شخص کے ساتھ مل کر اس نے اپنے ماں باپ کو نقصان پہنچایا، وہی شخص سب کچھ لے کر فرار ہو گیا۔ لیکن میری بہن نے میرا یقین نہ کیا۔ پھر میں نے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا۔ اپنی بہن کی سنگینی کے باوجود میں نے اسے معاف کر دیا اور وہاں سے چپکے سے واپس آ گئی۔ میری بہن جیل سے باہر نکلی تو اسے اپنے شوہر کے دھوکے کا پتہ چلا۔ تب بھی اسے سکون نہ آیا، کیونکہ وہ لوگوں کی جان لے چکی تھی اور کئی بے گناہوں کی زندگی برباد کر چکی تھی۔ اسی لیے اب میری بہن ایک اور انتقام اپنے شوہر سے لینا چاہتی تھی، جس نے اس سے یہ سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی، لیکن وہ سب کچھ لے کر ملک سے چلا گیا۔ ایک دن سڑک پر چلتے ہوئے میری بہن گاڑی سے ٹکرا گئی اور اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی۔ اسپتال والوں نے لاوارث سمجھ کر اسے دارالامان میں بھیج دیا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں اسے ہر مہینے کچھ رقم بھیج دیتی تاکہ وہ دارالحکمان میں بہتر زندگی گزار سکے۔ میں نے اپنے سب معاملات اللہ پر چھوڑ دیے اور
ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔